नमस्कार, मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी के संभल की। आमतौर पर शांत रहने वाला ये छोटा सा शहर फिलहाल अशांत है। यहाँ की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर अचानक रविवार को इस तरह चिंगारी भड़की कि 5 लोगों की मौत हो गई। 19 नवंबर को विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मंगलवार भल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका दाखिल की। उसी दिन शाम को सर्वे भी होता है। 22 नवंबर को जुमे की नमाज शांतिप्रिय माहौल में होती है, सब कुछ सामान्य रहता है। 24 नवंबर रविवार सुबह 7 बजे दूसरे चरण के सर्वे के लिए शाही जामा मस्जिद टीम जाती है, लेकिन अचानक यहां बवाल शुरू हो जाता है। गोलियां चलती हैं, 5 लोगों की मौत हो जाती है। 25 नवंबर को भी तनाव जारी रहता है, इंटरनेट और स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। 26 नवंबर यानी आज भी तनाव जारी है, पुलिस बल तैनात है। तो 19 नवंबर कोर्ट से आदेश करने के बाद ही सर्वे शुरू किया गया। 22 नवंबर को जुमे की नमाज थी, सब कुछ सामान्य था। 24 नवंबर को सर्वे बवाल और 5 लोगों की मौत हुई। 25 तारीख को इंटरनेट स्कूल बंद और आज यहाँ पर तनाव जारी है। और इसमें हिंसा के बाद आज शांति तो है, लेकिन तनाव साफ तौर पर दिख रहा है। हिंसा में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। इस मामले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 800 लोगों को आरोपी बनाया है। 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संभल में हुई हिंसा और 5 लोगों की मौत को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका दावा है कि मृतकों के शरीर में देसी तमंचे के कारतूस मिले हैं, साथ ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। और संभल में जो हिंसा भड़की उसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। हमने मृतक नईम के भाई तस्लीम से बात की। उनका कहना है कि उनका परिवार पूरी तरह टूट गया। 35 साल के नईम ही परिवार की जिम्मेदारी संभालते थे। आपका नाम कैसा? जी, मेरा नाम तस्लीम है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। हम तो खुद अपनी मुसीबत में हैं, हम खुद अपने साथ सेफ नहीं हैं बिल्कुल। नईम की कितनी उम्र थी? नईम की 35 साल की उम्र थी। 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। हमारा वो था कार्यधर था, मिठाई की दुकान चलाता था, हम पालते थे। 2 भाई हैं हम और उसके 4 बच्चे हैं। हमारे वालिद साहब भी नहीं हैं, उनका इंतकाल हो गया था। हमारे भाई के ऊपर जिम्मेदारी थी सारी हमारी। नईम किस काम से बाहर गए थे, फिर क्या पता चला? जी, रिफाइंड का पीपा और मैदा का कट्टा लेने ही गया था वो। और फिर आपको क्या खबर मिली बाद में? सर, यही खबर मिली कि भाई की गोली मार दी। जब अंतिम संस्कार के लिए आप लोग गए होंगे, दफन किया होगा, तो शरीर पे जख्म आप देख सकते थे कि किस चीज़ का था वो? जी, आर पार ही था। गोली का निशान लग रहा था? जी, गोली आर पार निकल गई थी। खून की बहुत मसेरी भी सन चुकी थी, कफन भी सन चुका था सब। और ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी से बात नहीं की होगी, आपने बहुत लोगों से बात की होगी, पुलिस वाले आपसे बात करने के लिए आए होंगे। अभी तक आपकी कितनी सुनवाई हो पा रही है? सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। सब मीडिया जो भी बना के लेके जा रहा है, कोई हमें वीडियो कोई दिखाई नहीं दिया है। कहीं कोई वीडियो नहीं चल रही संभल में कहीं। कितनी परेशानी बढ़ गई है आपके सबके बाद से? सर, हमारा परिवार टूट गया है। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ। हम बोलना भी नहीं जा रही है हम साहब। अब कहाँ तक जवाब दे, में कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो बताइए सर। गोलीबारी में अयान नाम के युवक की भी मौत हो गई। अयान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एनडीटीवी ने उसके भाई और मां से बात की, ये जानने की कोशिश की कि उस दिन क्या हुआ था। यहाँ पर मोहम्मद अयान की माताजी हमारे साथ हैं। माताजी, दुख बहुत ज़्यादा होगा इस समय आपको, लेकिन क्या कुछ बात आपकी हुई पुलिस से? आपको पता चला था कुछ भी? मुझसे कोई पुलिस की बात ना हुई अभी तक। मुझे तो बस मैंने उसे उठा के भेजा, भाई होटल पे गुजा। वो यहाँ से घर से बाहर निकल गया, मैं घर में ही रही। अब मुझे ये ना मालूम कि वो किधर को गया। अब वो कहीं बाहर उसे पता चली तो वो कहाँ को निकल गया। अब कोई 15-20 मिनट के बाद यहाँ को बच्चे और बड़े आ रहे हैं, 2-4 भागा हुआ, तुम्हारा अयान के गोली लग गई, तुम्हारा अयान के गोली लग। मेरा अयान के गोली कहाँ लग गई, वो तो वहाँ गया होटल पे, कि ना मस्जिद पे झगड़ा हो रहा, वो उधर को निकल गया, उसके गोली लग गई। मैं जो ऐसे ही हॉल में भाग के गई तो बस उसे जो ना पता कौन कौन ला रहा था उठा के, मैं बोली अयान क्या गोद में था। मैंने क्या हो गया? कि अम्मी पुलिस ने गोली मार दी। मैंने कहा कहाँ? क्यों? मैं मस्जिद पर गया था।
ऐसे करके मुझसे बोला। मैं बोली मन के भैया अतल कुर्सी पढ़ ले, अतल कुर्सी पढ़ ले तो सही दिपारिया। बोला ना अम्मी घबराओ मत, टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। अब फिर मुझे नहीं दिखा, वो बस रात दिखा मुझे मरा हुआ यहाँ आया। तो फिर मुझसे ना उसकी कोई बात हुई, ना मुझे कुछ मालूम, ना मुझसे किसी पुलिस ने कुछ पूछा। मगर मैं वहाँ गई डेंडल, मुझे बर्दाश्त ना हो रही थी। मैंने के मैं भी आ रही हूँ, इससे मैं बोली आ रही हूँ तो कि बोला अम्मी मत आओ घबराओगी। मैंने कहा ना मैं आऊँगी, अयान से बोलूँ, मुझे देखने ही ना दिया। संभल में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव जरूर बना हुआ है। लोगों में डर फैला हुआ है। लोगों की मांग है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। संभल में जहां अब एक तरफ शांति है, वहां दूसरी तरफ लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों को डर इस बात का है कि कहीं पुलिस उन्हें भी उठाकर ना ले जाए। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में वो एक इलाका दिखा रहा हूं जो संभल के मस्जिद के पास है, और यहाँ पर लोग आसानी से अपने जीवन को अब यहाँ पर नहीं जी पा रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ लोगों से यहाँ पर ज़रूर हम बात करेंगे। मेरा नाम जमील अहमद है। इस समय यहाँ के हालात कैसे हैं? क्या सामान्य लग रहे हैं आपको जैसे पहले हुआ करते थे? हाँ, मतलब थोड़े सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन आदमी जाने से कतरा रहा। मजदूर गरीब आदमी है, वही रिक्शा चला मजदूरी करें, मजदूरी हाथ ना रही। पर संभल इस तरह का नहीं हुआ करता था, कहते हैं संभल सब हम सब एक हिंदू भाई मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक जगह खाते पीते हैं, एक जगह उठते बैठते हैं, एक कारोबार करते हैं, समझ गया। वो हमसे लेते हैं, हम उन्हें देते हैं, हमें उनमें कोई टेंशन नहीं है। हमेशा भाईचारा रहता है, बस एक सर्वे को। हमेशा भाईचारा रहता है हमारा। आपका नाम? है आलम। ये बताएंगे कि अब यहाँ पर आपको हालात सामान्य लग रहे हैं, मतलब जैसा आपका जीवन पहले था जो रविवार को हुआ उससे पहले, क्या वैसा हो पा रहा है? कहाँ हो रहा पाए सर, अब तो सही है फिलहाल में, मगर गए कुछ लोग डरे हुए हैं यहाँ पे। कारण क्या है? क्या पुलिस बार बार आ रही है इस वजह से लोग डर रहे हैं? हाँ पुलिस तो आ रही है, रात में आ रही है, रोज रात को आती है यहाँ पे रोज। सही है अब तो, मगर जगह जगह बैठी हुई है पुलिस इस टाइम तो फिलहाल में। देखिए एक बात यह है, थोड़ा सा डर का माहौल है। लोग आसपास के भी ठीक से घरों में नहीं सो पा रहे हैं, जो बेकसूर लोग हैं। देखिए अब भीड़ थी, जो था सो हुआ, लेकिन कम से कम जो लोग हैं, जो डरे सहमे लोग हैं, जो अपना घर परिवार छोड़ कर के यहाँ से दूर रहने को मजबूर हैं, एक भय का माहौल है। मैं प्रशासन से भी ये बात कहता हूँ कि इस भय के माहौल को ख़त्म करके और शांति प्रिय का एक संदेश जनता में पहुँचाएं। जाहिर तौर पर लोग यही चाहते हैं कि अपने जीवन को एक आसान रूप से, जिस तरीके से वो पहले जीते थे, वैसे जी पाएं। संभल से अपने कैमरा सहयोगी अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद बिजलाल ने NDTV से कहा कि संभल की घटना सुनियोजित ढंग से कराई गई। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद ब्रजलाल जी। संभल की जो घटनाएं हुई हैं और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? संभल की घटना एक सुनियोजित ढंग से कराई गई। सर्वे का आदेश प्रशासन ने नहीं किया, सर्वे का आदेश कोर्ट के आदेश से हुआ था, वो कोर्ट के आदेश का हम सबको पालन करना चाहिए। लेकिन वहाँ सुनियोजित ढंग से पथराव हुआ, पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, 20 से ज़्यादा पुलिस जन घायल हुए हैं, एक DSP के पैर में गोली लगी है, और पुलिस ने जो नॉन लीथल वेपन है उसका प्रयोग किया है, रबर बुलेट किया है। लेकिन सपा के लोग पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने फायरिंग करी और 5 लोगों की मौत हो गई है। ऐसा है, फायरिंग मैं भी कहता हूँ फायरिंग किया गया। वो जो 12 बोर, वो जो दिखाई पड़ रहा गन जिसको कह रहे हैं वो राइफल नहीं है, वो है पंप एक्शन गन, 12 बोर की है। मैं ही जब DGP था तो मैंने 1000 वो बंदूकें खरीदी थी, उसमें स्किन डीप इंजरी तो आ सकती है, कोई मर नहीं सकता। टीयर गन, गैस गन फायर हो रहा है और रबर बुलेट फायर हुआ है, नॉन लीथल वेपन है। और जो पोस्टमार्टम में जो एविडेंस आए हैं, वो जो हथियार जिससे उनकी चोटें आई हैं, मरे हैं, वो हथियार 315 बोर राइफल, 32 बोर पिस्टल, इन सब का पुलिस कभी प्रयोग ही नहीं करती। वहीं कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने NDTV से कहा कि संभल में प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। हमारे साथ है कैराना की सांसद इकरा हसन। संभल की जो घटनाएं हुई, क्या कहेंगे आप? बीजेपी कह रहे कि सपा कह रहे, सपा कह रहे कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं।
देखिए, बीजेपी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का, और जिस तरीके से पहले बहराइच में घटना हुई और अब यहाँ पर सीधे सीधे इसमें शासन और प्रशासन की गलती है। प्रशासन सत्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं और सीधी सीधी गोली मारी जा रही है लोगों पर, और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई बहुत अफसोसजनक है। और जितना भी आज कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मना रहे हैं, और एक तरफ हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रही है, तो बहुत सोचने की बात है, बहुत गंभीर विषय है और बहुत मन दुखी है इस घटना से। वो ये कह रहे हैं कि सपा के लोग कुंदरकी में खास तौर से जिससे हार हुई सपा की जो हार हुई वो पचा नहीं पा रहे हैं और जानबूझ के सुनियोजित तरीके से जो है ऐसे हालात पैदा किए संभल में। देखिए, जहाँ जिस सीट की वो बात कर रहे हैं वहाँ पर जो डेमोग्राफी है आबादी की, उस पर कैसे भाजपा जीत गई है ये भी एक सोचने का विषय है। वहाँ पर भाजपा के जीतने का कोई औचित्य नहीं बैठता। ये सब इन्होंने धांधलीबाजी करी है। तंत्र ने चुनाव जितवाया है, लोगों ने नहीं जितवाया ये चुनाव। तो आज संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, संविधान सभा की लंबी बहस के दौरान भारत के गणतांत्रिक भविष्य पर गंभीर चर्चाएं हुई थी। आप सभी उस डिबेट से भलीभांति परिचित हैं और तब बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, Constitution is not a mere lawyer's document. Its a spirit is always the spirit of age. जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए
उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बना हुआ है। साथियों, भारत के भविष्य का मार्ग अब बड़े सपनों, बड़े संकल्पों की सिद्धि का है। आज हर देशवासी का एक ही ध्येय है, विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत का मतलब है जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, डिग्निटी ऑफ लाइफ मिल सके। ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का भी बहुत बड़ा माध्यम है और ये संविधान की भी भावना है। इसलिए बीते वर्षों में देश में लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक समानता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीते 10 वर्षों में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है जो कई कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हमें आज के जीवन में बहुत आसान लगता है कि घर में नल खोला और पानी आ गया, लेकिन देश में आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे जिनमें नल से जल आता था। करोड़ों लोग तब भी अपने घर में नल से जल का इंतजार कर रहे थे। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने 5-6 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल देकर नागरिकों का और विशेषकर महिलाओं का जीवन आसान बनाया है। संविधान की भावना को सशक्त किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की मूल प्रति में भी प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी सभी के चित्र हैं। भारत की संस्कृति के प्रतीक इन चित्रों को संविधान में इसलिए स्थान दिया गया ताकि वो हमें मानवीय मूल्यों के प्रति सजग करते रहे। ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार है। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है।
महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने थर्ड जेंडर को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांग जनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई है। साथियों, आज देश का बहुत ज्यादा जोर देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर है। एक समय था जब पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन्स को बैंक में जाकर साबित करना होता था कि वो जीवित है। आज सीनियर सिटीजन्स को घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स की सुविधा मिल रही है। करीब 1.5 करोड़ सीनियर सिटीजन्स अब तक इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। आज भारत वो देश है जो हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। आज भारत वो देश है जो 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को फ्री हेल्थ केयर की सुविधा देता है। देश के हजारों जन औषधि केंद्रों पर आज 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। एक समय में हमारे देश में इम्यूनाइजेशन की कवरेज भी 60% से भी कम थी। करोड़ों बच्चे हर साल टीकाकरण से छूट जाते थे। आज मुझे संतोष है कि अब मिशन इंद्रधनुष की वजह से भारत में इम्यूनाइजेशन की कवरेज 100% पहुंच रही है। आज दूर सुदूर के गांवों में भी समय पर बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। इन प्रयासों ने गरीबों की, मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी चिंता कम की है। साथियों, आज देश में कैसे काम हो रहा है उसका एक उदाहरण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अभियान भी है। देश के 100 से अधिक ऐसे जिले जिन्हें पिछड़ा कहा जाता था, हमने उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माना और वहां हर पैरामीटर में विकास की गति तेज की गई है। आज देश के अनेक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात अब भी गंभीर हैं। सोमवार को AQI थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन मंगलवार को यह फिर 400 के पार पहुंच गया। मंगलवार सुबह दिल्ली के 18 इलाकों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में हवा सबसे ज़्यादा जहरीली रही। यहाँ AQI 436 रिकॉर्ड किया गया। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक हाई राइज बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा खतरा है। ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों को वायु प्रदूषण का अधिक खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचाई पर प्रदूषित हवा का घनत्व बढ़ जाता है। हाई राइज बिल्डिंग्स में ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है। ऊंचाई पर हवा में प्रदूषकों की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, अंगों की काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत पर असर पड़ता है। तो कई सारी तरह की समस्याएं जो हो सकती हैं ऊंची बिल्डिंगों में, गगनचुंबी बिल्डिंगों में, ऊपर रहने वाले, ऊपर की जो मंजिल है वहाँ रहने वालों को, क्योंकि वहाँ पर घनत्व जो है उसका असर पड़ता है और इसी कारण जो तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। इस वायु प्रदूषण के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। उदयपुर में पूर्व राज परिवार के विवाद के बीच 77वें महाराणा बनाए गए विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जिला प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक दर्शन की बात करनी थी और दर्शन करना मेरा हक है, लेकिन प्रशासन मुझे यह हक नहीं दिलवा पाया। विश्वराज सिंह ने आरोप लगाया कि सिटी पैलेस के अंदर से पथराव हुआ। दरअसल उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद
सोमवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ था। राज तिलक की रस्म के बाद परंपरा के तहत वो सिटी पैलेस में धूनी के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए। जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज करने, और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाए और सीज करें। अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है, और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए इस समय लंदन में हैं। वहां उन्होंने उद्योग जगत से जुड़ी कई हस्तियों से मुलाकात की है। उनसे बात की हमारी सहयोगी राधिका यर्दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर यादव, पहले तो आज आप अंबेडकर हाउस गए थे, मैंने सुना आपकी टीम से, और दिस ईयर इज़ द 75th सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए लंदन में। देखिए, अंबेडकर जी का जीवन अपने आप में आज़ादी के उस शतक में बहुत अलग टाइप का रहा है। एक ऐसे राजनेता जिनने अपना जीवन कई कठिनाइयों के बीच में से उनने अपनी योग्यता से अपने मुकाम हासिल किए, लेकिन ऐसे कई सारे उनके समान संघर्षशील लोगों के लिए राह बन करके एक सूर्य के भांति उनने उनका मार्ग प्रशस्त किया है। हमारे लिए भी देश की आज़ादी के साथ जो जातिगत विभिन्नता में बटा हुआ समाज था, उसके बीच में आरक्षण दे करके कई लोगों को अवसर दिया है, जिनके कारण से हमारे देश की इंटीग्रिटी मजबूत होती है। मैं अंबेडकर जी का एक नहीं, ऐसे कई चीज़ों को याद करके मुझे इतना आनंद आता है कि ऐसे महापुरुष जिनके कारण से आज हम लोकतंत्र पे दुनिया के अंदर नाज करते हैं, ये अवसर दिलाने में उनका बड़ा रोल है। उनका स्टडी का अवसर जाने का मौका मिला था, ऐसे भवन को मैं देख के आया हूँ, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भी वो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। माननीय मोदी जी को धन्यवाद, जिन्होंने 2015 में लेकर के वो एक तीर्थ के रूप में डेवलप किया है। श्योर। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लगातार मीटिंग्स हो रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, हाई कमीशन के साथ, यहाँ के डायस्पोरा के साथ। क्या उम्मीद है आपको कि आप वापस जाके किस तरह का आउटकम आपकी इच्छा है इस ट्रिप में और जर्मनी में? देखिए, जब हमारी सरकार की सबकी भावना है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण हो, अलग अलग सेक्टर में पर्याप्त विकास हो, रोज़गार के अवसर मिले, युवाओं को काम मिले, हमारी क्षमता योग्यता से प्रदेश आगे बढ़े, तो स्वाभाविक रूप से हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। और हमारे लोगों ने इसमें अध्ययन करके जगह निकाली कि हमको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किन किन लोगों से मिलना चाहिए, किन किन संभावनाओं पे काम करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इंग्लैंड के अंदर, लंदन में आज हम कल से आज तक जो मिल रहे हैं, बड़े पैमाने पे अच्छे उद्योगपति मिल रहे हैं, निवेशक मिल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी वाले लोग भी बहुत सारे मिल रहे हैं, जो भविष्य में बहुत मध्य प्रदेश के लिए हितकारी होंगे। ऐसे प्रत्येक काम में हम अपनी तरफ से ताकत के साथ उनसे बात भी कर रहे हैं, और हमारी अपनी अच्छी संभावनाओं से उनको कन्विंस कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि अधिकांश लोगों ने सहमति दी है कि वो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके ऐसे अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे वहाँ युवाओं को काम मिले और इनको अपना व्यापार मिले। अपने इंग्लैंड की बात करी, जहाँ तक ब्रिटेन का सवाल है, जब वो मध्य प्रदेश को देखते हैं तो उनको टाइगर याद आता है, टूरिज़्म याद आता है, वाइल्ड लाइफ याद आता है। किस तरह से आप मध्य प्रदेश का इमेज चेंज कर पाएंगे इंडस्ट्री के तौर से, इन्वेस्टमेंट के एक वर्जन? देखिए, ये अब ऐसा है कि टाइगर है, लेपर्ड है, चीता है, ये भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, इनके ऊपर भी हमारा जीवन अवलंबित है। मुझे इस बात का संतोष है कि बड़े पैमाने पर जिन्होंने देखा ही नहीं है, टाइगर बगल से जा रहा है, तो वो उनके रोमांच का भी और हमारे लिए अवसर रोज़गार का भी है। ऐसे ही अगर माइनिंग की बड़ी बड़ी संभावना है तो उसमें भी रोज़गार है, और इसके माध्यम से समृद्धि भी छिपी हुई है। ऐसे सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोग मध्य प्रदेश को इस रूप से भी जाने, और बड़े पैमाने पर टूरिज़्म की भी संभावना के साथ मेडिकल टूरिज़्म की संभावना भी है। तो ऐसे हर क्षेत्र में बड़ी संभावना है, और उसी संभावना के बलबूते पर हम लोग आकर के अपना काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से काफ़ी लोग यहाँ पर NRIs हैं यूके में,
उनके लिए आपका 1 मिनट का अगर मैसेज हो तो क्या होगा? एकमात्र अगर 1 मिनट में कहा जाए तो आइए, अवसर को हाथ से मत जाने दो, तुरंत अवसर पकड़ो। आप भी समृद्ध बनो, मध्य प्रदेश समृद्ध बने, युवाओं को काम मिले, व्यवसायों को रोजगार मिले और देश की उन्नति में उनका अपना योगदान मिले। डॉक्टर यादव, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। झारखंड में शानदार जीत के बाद हेमंत सोरेन फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। ये मुलाकात केजरीवाल के आवास पर हुई। हेमंत सोरेन ने उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता दिया। सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे।